हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात करेंगे अपनी फोरेंसिक साइंस की यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में हमारा पहला टॉपिक है फोरेंसिक साइंस। तो फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन, उसके स्कोप एंड उसके एथिक्स। आज हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या है? तो फोरेंसिक साइंस हमारे लिए अगर हम बेसिकली देखें तो फोरेंसिक साइंस का बेसिक मतलब होता है फोरम। फोरम क्या होता है? फोरम एक वो जगह है जहाँ पे किसी भी क्राइम के बारे में या किसी भी इन्वेस्टिगेशन की डिस्कशन करी जाए। मान लो एक कोर्ट को हम एक फोरम भी कहते हैं। और यहाँ पे इसका अगर हम जो बेसिक डेफिनेशन जो अभी चल रही है आज के टाइम पे, उसको अगर हम देखें तो वो है हमारी एप्लीकेशन ऑफ ऑल बेसिक साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स टू मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि जितनी भी हमने साइंटिफिक मेथड्स या टेक्निक्स जो भी हमने अब तक डिस्कवर हुआ है, जो भी हमने अब तक सीखा है साइंस की फील्ड में, उन सभी टेक्निक्स को और मेथड्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी हमारे पास जो भी मैटर आया है या जो भी हमारे पास केस है, उसकी अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सभी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को अंदर मतलब ध्यान में रखते हुए कोर्ट की परमिशंस के साथ अगर हम किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं किसी भी सीन को, किसी भी क्राइम को, तो वो हमारा आता है फोरेंसिक साइंस। अब फोरेंसिक साइंस जो हमारा टर्म है, ये डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड फोरेंसिस। फोरेंसिस जो है ये एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से इसको डिराइव किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑन और बिफोर द फोरम। मतलब एक कोर्ट के सामने या कोर्ट के तहत अगर आप कोई अपना केस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो होता है हमारा फोरेंसिक साइंस। इसमें क्या है? ये रिलेटेड है हमारे कोर्स ऑफ लॉ, डिस्कशंस, डिबेट्स, मतलब जो भी है पब्लिक रिलेटेड अगर हम साइंस को यूज़ कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स को। मतलब जैसे आप पहले का एक बात करो, आप जैसे हमारा जो पहले का टाइम होता था वहाँ पे कोर्ट वगैरह नहीं होती थी। उस टाइम पे जब शुरू की बात होती थी तो वहाँ पे क्या करते थे, कोई भी अगर आपको कोई भी आपका कोई भी इंसिडेंट हुआ है या कोई भी सीन हुआ है तो उस बारे में पहले डिस्कशन होती थी। डिस्कशन कैसे होती थी? मतलब वहाँ के एरिया, लोकल एरिया के जो मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर होंगे वहाँ पे, वो इकट्ठे होते थे। उस बात के बारे में सबसे बात करी जाती थी, सबके विचार लिए जाते थे उस बात पे। तो उस बात को समझा जाता था कि हाँ, इस बात में क्या मुद्दा है, किस वजह से ये टॉपिक हमारा आया होगा, तो उस पर एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी जाती थी। तो उस चीज़ को फोरम कहा जाता है कि जहाँ भी बैठ कर के जो हमारे सीनियर्स हैं या कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो सब मिल कर के एक कंक्लूजन पे फाइनली कंक्लूड करें कि हाँ, ये बात ये रही होगी या ये बात सही है या गलत है, तो उसको हम फोरम कहते हैं। और इसका अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कि हेल्प करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विद द यूज़ ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल फिजिकल एंड नेचुरल साइंस। तो बेसिकली हमारी फोरेंसिक साइंस कुछ नहीं है, इसमें बस हम सिर्फ अगर हम मेन कॉन्सेप्ट समझ लें फोरेंसिक साइंस का, तो कोई भी डेफिनेशन जो है हम खुद से समझ सकते हैं उसको कि फोरेंसिक साइंस की वो डेफिनेशन है या नहीं है। तो फोरेंसिक साइंस की बेसिक क्या होगा? अगर हम बेसिक देखें तो इस बेसिक में आता है कि सिर्फ हमारी हमने यहाँ पे अपने साइंटिफिक जितने भी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको यहाँ पे अप्लाइड करना है। और किसी भी टाइम की या हम किसी भी सीन की इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसे जानना कि वो कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व था उसमें, तो वो सब हम उससे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ हम जो परफॉर्म करेंगे टेक्निक्स, ये सब हमें एक प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर परफॉर्म करनी है। ओके, सो अगर हम आगे अपनी बात करते हैं स्कोप पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस। अब फोरेंसिक साइंस का जो स्कोप है वो काफ़ी वास्ट है। लाइक फोरेंसिक साइंस एक लिमिटेड नहीं है। जैसे मान लो अगर आप सिर्फ फिज़िक्स की बात करो या सिर्फ केमिस्ट्री की बात करो, सिर्फ बायो की बात करो, है ना,
तो फोरेंसिक साइंस ऐसा नहीं है, उसमें पर्टिकुलर नहीं है कुछ भी कि हाँ हमें सिर्फ साइंस की इसी फील्ड के बारे में बात करना है। फोरेंसिक साइंस में आपकी सारी साइंस ऑल टुगेदर वर्क करती है। मतलब जितनी भी साइंस की फील्ड्स हैं जिनके बारे में भी आपने पढ़ा है, आपने समझा है, सुना है कभी, तो वो सब यहाँ पे एक साथ काम करती हैं। तो ये काफ़ी अपने आप में ही काफ़ी वास्ट स्टडी है ये एक। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस स्टडी इज़ वास्ट। यू कैन गेट जॉब्स इन वेरियस गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स। द स्टडी विल इम्प्रूव योर स्किल्स एंड नॉलेज। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, जो हमारी हर स्टेट की एक अपनी स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब है। स्टेट एफएसएल्स हैं, सेंट्रल एफएसएल्स हैं। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हमें यहाँ पे एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल रही है। एंड बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, जैसे हमारा एक काफ़ी फेमस है ट्रूथ लैब, वो स्पेशली डीएनए के लिए है। किसी को अगर डीएनए अपना डीएनए आइडेंटिफिकेशन करवानी हो तो मेनली ट्रूथ लैब में जाते हैं लोग। तो ये क्या है, ये एक प्राइवेट लैब है। तो बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, जो आपको फोरेंसिक साइंस में जॉब अप्लाई करती हैं। और ये जो है, ये आपकी एक स्किल्स भी इम्प्रूव करता है और नॉलेज भी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है चीज़ों को, यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाइड करना है। तो यहाँ पे आपकी स्किल और नॉलेज दोनों चीज़ इम्प्रूव हो रही हैं। और जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं इंडिया में अगर हम देखें तो वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है। मतलब स्कोप आप फोरेंसिक साइंस का लगा सकते हो, जितनी भी आपको फील्ड्स पता हैं। आप चाहे सियोलॉजी में चले जाओ, डीएनए में, या फिर आप बॉटनी में चले जाओ, आप अगर और देखो बैलिस्टिक में, आपके टॉक्सिको में, केमिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सब डिविजन्स हैं इसके। और आप टॉक्सिको में फिर ड्रग्स पे अलग है, नारकोटिक्स पे अलग है, पॉइजन्स अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फिर क्राइम सीन मैनेजमेंट पे चले जाओ, फिर हमारी जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह हैं इन सब पे चले जाओ, साइकोलॉजी वाले जो डिविजन्स हैं उन पे, तो सभी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और काफ़ी वास्ट डिविजन्स हैं इसमें। तो जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया कैन वर्क एज मेडिकल एग्जामिनर के तौर पे, क्राइम्स लेबोरेटरी एनालिस्ट, क्राइम सीन एग्जामिनर, फोरेंसिक इंजीनियर एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट, एंड evidence enhancer by protracting psychological profiles of habitual offenders as well as doing the analysis of crime scenes। मतलब हमारे जो जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पुलिस कई बार क्या होते हैं, एविडेंसेस को अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाती हैं, बिकॉज उन्हें नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की कि कौन सा एविडेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किस एविडेंस को हमें कैसे कलेक्ट करना है। तो कई बार क्या है, हमारा एविडेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, कॉन्टामिनेट हो जाता है, बिकॉज प्रॉपर हैंडलिंग नहीं मिल पाती। तो ये काम भी हमारे फोरेंसिक साइंटिस्ट ही, हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। उन्हें कलेक्ट करना किसी भी एविडेंसेस को, फिर लाके उनकी चेकिंग करनी, उन्हें टेस्ट करना, फिर उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करना कि हाँ हमारा टेस्ट जो है हमने लगाया उसका ये रिज़ल्ट आया। और फिर जो टेस्टिंग भी होती है हमारी हर क्राइम सीन्स की, पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट या डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो सब हमारे फोरेंसिक साइंस के स्कोप में आते हैं। एंड अभी फ़िलहाल इंडिया में फोरेंसिक साइंस का स्कोप थोड़ा कम चल रहा है, बट इन फ्यूचर अभी बहुत सारे वर्क्स चल रहे हैं फोरेंसिक साइंस पे। फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग में अभी एक नया बिल भी पास हुआ है, तो काफ़ी सारे स्कोप्स आगे आने के चांसेस हैं। ये काफ़ी इमर्जिंग फील्ड है अभी भी। और फिर है हमारे पास एथिक्स इन फोरेंसिक साइंस। अब पहले बात करते हैं एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स जो होते हैं, एथिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड कंडक्ट। मतलब ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की, जो कि हमारा कंसिडर होता है मेनली ह्यूमन कैरेक्टर्स से और उसके कंडक्ट मतलब बिहेवियर से, कि आप किस तरह बिहेव कर रहे हो, आप कैसी आपकी आदतें हैं, आप कैसा चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, वो सब आपके एथिक्स में आता है। इट इज़ अ साइंस ऑफ मोरल्स। आपकी जो मोरल हैबिट्स होती हैं, जैसे कि अगर आप सामने अगर आपके कोई सीनियर हैं तो उनसे आप एक रिस्पेक्ट के मैनर से बात करोगे, ओके। आपका जो कम्युनिकेशन होगा उनसे वो एक रिस्पेक्टली होगा, एक मैनरफुली तरीके से होगा।
तो वो आपके एक एथिक्स में आ जाता है। आपको पता है कि हाँ, आपसे अगर कोई सीनियर सामने खड़ा है तो आपको उनसे किस वे में बात करनी है, आपको उनसे रिस्पेक्टफुल एक वे में बात करनी है, आप उनसे एक फ्रेंडली या कैजुअल वे में बात नहीं कर सकते हो। ओके, सो हेंस एथिक्स इन फोरेंसिक साइंस इज कंसिडर्ड विद कैरेक्टर, कंडक्ट एंड मोरल्स ऑफ फोरेंसिक साइंटिस्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? हमारा कैरेक्टर, हमारा कंडक्ट और हमारे जो मोरल्स हैं एक फोरेंसिक साइंटिस्ट होने के तहत। कहाँ कहाँ पे अप्लाइड करना है इसे? जब आप एक फील्ड पे वर्क कर रहे हो, अपने लैब में वर्क कर रहे हो, अपने ऑफिस में, कोर्ट में, आपके जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ में, सस्पेक्ट के साथ, इन्वेस्टिगेटर, लॉयर्स, जजेस एंड टुवर्ड्स पब्लिक एट लार्ज। मतलब आपके जो एथिक्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ एक सीनियर के सामने ही अपने एथिक्स शो करने हैं। इट्स नॉट। आपको अपने एथिक्स जो हैं, आपके एथिक्स हर टाइम आपके साथ रहने चाहिए। जब आप एक फील्ड पे काम कर रहे हैं, लैब में वर्क कर रहे हैं, आपके साथ जो आपके को मेंबर्स हैं, आपके जो साथ में जो आपके फेलो प्रोफेशनल्स हैं, जो सस्पेक्ट है, आपकी सस्पेक्ट से अगर आप बात कर रहे हो तो इट डजेंट मीन कि भाई वो बंदा सस्पेक्ट है तो क्या पता वो क्रिमिनल ही होगा, है ना। तो उससे आप ऐसे मतलब एक इम्प्रॉपर वे में बात करोगे, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। आप उनसे भी एक एथिक वे में, एथिकली वे में ही मोरल अपनी हैबिट्स को याद रखते हुए ही उनके साथ बिहेव करोगे। तो एथिक्स में हमारे पास क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं? तो फर्स्ट इज़ एडिक्वेट एग्जामिनेशन। हमारा ये फ़र्ज़ होता है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी एग्ज़ामिनेशन करें हम उसे एक प्रॉपरली करें, एक एडिक्वेट, एक प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन हम परफॉर्म करें किसी भी सैम्पल के लिए। हमें नो एक्सेसिव टेस्टिंग टू नीडलेसली एनहांस रिजल्ट्स। मतलब बिना किसी नीड के किसी भी रिज़ल्ट को एनहांस करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने रिज़ल्ट परफॉर्म किया और आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है, बट आपको ये लगता है कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो आप उसको बार बार परफॉर्म कर रहे हो, बार बार परफॉर्म कर रहे हो, उस पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहे हो, उसमें कुछ और ऐड कर रहे हो, कुछ नए केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हो उसको। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। मतलब ज़बरदस्ती आपको लगता है कि वो पॉजिटिव आना चाहिए तो उसे आप अपने अकॉर्डिंगली पॉजिटिव नहीं लाओगे। जैसा रिज़ल्ट आ रहा है आपका वही रिज़ल्ट आपको शो करना है। और आपको यूज़ ओनली मेथडोलॉजी करंटली एक्सेप्टेड। मतलब जो मेथडोलॉजी करंटली एक्सेप्टेड है, मतलब हर लैब्स में, हमारी गवर्नमेंट हर लैब्स में एक स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं कि हाँ ये मेथड जो है एक्सेप्टेड है। क्योंकि कुछ मेथड्स जो होते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली इम्प्रॉपर, लाइक इतने अच्छे वर्क नहीं करते हैं या उनका यूज़ थोड़ा कम हो जाता है। तो जो करेंटली मेथड फॉलो हो रहा है हर जगह और जो मेथड रिलायबल है आप वही मेथड ही फॉलो करोगे। नेक्स्ट देखो यही पॉइंट है, यूज़ ओनली वैलिड, रिलायबल एंड स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन करनी है अपने रिज़ल्ट की, कि आपका रिज़ल्ट जो आया है आप उसको कंपेयर करना चाहते हो, बिकॉज कंपेयरिंग तो करते हैं स्टैंडर्ड से किसी भी अपने रिज़ल्ट सैम्पल को, तो हमें वो कंपैरिजन जो है ना, अपना जो स्टैंडर्ड मटेरियल लेना है वो मटेरियल हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी मटेरियल को उठाया आपने उसके साथ में कंपेयर कर दिया, नहीं। एक स्टैंडर्ड मटेरियल फिक्स रहता है कि आपको ये मटेरियल जो है हमारा स्टैंडर्ड है एंड हमने इसके साथ ही कंपेयर करना है। ये एक रिलायबल सैम्पल है हमारा। नेक्स्ट इज नेवर अलाउ पर्सनल इंटरेस्ट और गेन टू बेसिस और डिस्टर्ट अ रिपोर्ट और टेस्टिमनी। कि भाई अगर आपको किसी बंदे से पर्सनली अपनी कोई दिक्कत है, मतलब कोई भी केस चल रहा है एंड आपको पर्सनली लगता है कि नहीं इस बंदे ने तो ये करा ही होगा, मुझे पक्का है कि इसने ही ये करा होगा, या आप मतलब भाई मुझे मौका मिल रहा है इस बार इसे फंसाने का तो मैं इसे फंसा दूँ, आपको ये सब काम नहीं करने हैं। आपकी कुछ अपनी एथिक्स हैं, अपनी कुछ मॉरल ड्यूटी है अपने काम के प्रति, आप एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं तो आप पे लोग बिलीव करते हैं कि हाँ आप एक हमें एक सही रिपोर्ट ही देंगे। ओके, तो आपको उस एथिक्स को और अपने ऊपर जो वो सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि हाँ आपको एक सही रिपोर्ट देनी है, आपको उसे मेंटेन रखना है। अपने पर्सनल गेन के लिए आप किसी भी रिपोर्ट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। नेक्स्ट इज डोंट मिस इंटरप्रेट द स्टेटमेंट, रिजल्ट एंड रिपोर्ट टेस्टिमनी। मतलब अगर
जैसे कुछ कुछ सैम्पल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते कि हाँ उनका सिर्फ यही टेस्ट करना है। ओके, तो जैसे अगर हम ब्लड सैंपल ही लगा लें, ब्लड सैंपल का हमने डीएनए भी कर लिया है, हमने सीरम में भी भेज दिया, हमने उसमें चेक भी करना है कि भाई उन्होंने कुछ अल्कोहल वगैरह लिया हो या कोई ड्रग लिया हो, तो हमने उसको टॉक्सिको लैब में भी भेज दिया। तो किसी मतलब जो रिपोर्ट दूसरी लैब से आई हैं उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई इसमें पॉजिटिव है, प्रेजेंट था, ठीक है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रेजेंट था। तो आपको ये मतलब इंटरप्रेट नहीं कर लेना है खुद से ही कि अच्छा ये था तो मतलब ये भी होगा, कि मतलब वो आदमी ऐसा ही है, क्या पता कुछ और सिचुएशन रही हो। आप किसी एक केस को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आपको सिर्फ रिपोर्ट में अपनी ये देना होता है जितना आपसे पूछा गया होता है कि हाँ ये चीज़ इससे मैच कर रहा है, डीएनए जो सैंपल्स हैं दो आपस में मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या फिर जो हमारा रिपोर्ट आया है किसी भी ड्रग का वो ड्रग प्रेजेंट है या नहीं है, या कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। आपको सिर्फ एक अपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट देनी होती है, आपको इंटरप्रिटेशन नहीं देना होता कि हाँ अगर ये प्रेजेंट है तो मतलब कि ये रहा होगा उस केस में और उस बंदे ने यही करा होगा। आपको ऐसे मिस इंटरप्रेट नहीं करना है चीज़ों को, जस्ट टू द पॉइंट आपका रिजल्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डोंट डिस्ट्रॉय द सीक्रेसी ऑफ केस। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता रहता है कि हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, जो भी हमारे फोरेंसिक लैब्स में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी वर्क कर रहे हैं फोरेंसिक लैब्स में, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अपनी लैब की जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी केस आए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास लैब अपने लैब में या केस के अकॉर्डिंग, आपको उसे बाहर नहीं निकालना होता। आपका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हाँ आपके पास कोई केस आया है एंड किसी नोन ने पूछा आपसे और आपने जाके उन्हें बता दिया कि हाँ उस बंदे की रिपोर्ट में तो ये आया हुआ है, या हमारे पास ये केस, हमारे पास इनका केस आया है, इस केस में ऐसा है, इस केस में ऐसा है। आप कोई भी केस जो है या किसी भी आदमी की या कोई भी रिपोर्ट हो, भले ही वो बंदा कल्प्रिट क्यों ना प्रूफ हुआ हो, बट स्टिल आप किसी भी रिपोर्ट को, वो केस अभी चल रहा है, केस ख़त्म हो गया है, ठीक है, बट किसी भी सिचुएशन में आप उस रिपोर्ट को बाहर किसी से रिवील आउट नहीं करोगे। वो सैंपल जो भी रिपोर्ट आया, अगर किसी कोई प्राइवेट लैब है, किसी का कोई डीएनए चेक भी हो रहा है, तो वो डीएनए उनकी मर्ज़ी से पूछ के ही होगा। आप बिना उस सामने जो आपका कैंडिडेट है उससे बिना पूछे आप उसका सैंपल नहीं ले सकते हो, और ना ही उससे बिना पूछे आप उसकी रिपोर्ट किसी और को दे सकते हो। वो रिपोर्ट पर्टिकुलर सिर्फ उसी बंदे के पास जाएगी एंड वो रिपोर्ट आप बाहर नहीं रिवील आउट करोगे। ओके, वी हैव टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द केस इज द एथिक्स ऑफ अ फोरेंसिक साइंटिस्ट। Last is assign the proper weight and certainty to opinions and conclusions. आपने जो भी ओपिनियंस दिए अपने, या जो भी कंक्लूजन्स दिए आपने अपने, तो उन कंक्लूजन या ओपिनियंस को हमें एक प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर प्रूफ के साथ में देना होता है। हमने कह दिया कि हाँ इस सैम्पल में ये चीज़ प्रेजेंट थी, या ये जो फिंगरप्रिंट हैं ये इसी बंदे के हैं, ठीक है, तो हम उस चीज़ को सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते हैं। एज अ फोरेंसिक साइंटिस्ट हमें क्या है, हमें प्रूफ करना है कि हाँ इनके ये फिंगरप्रिंट हमें नाइफ़ पे मिले हैं, और यही फिंगरप्रिंट ये जो सामने हमारे जो भी कल्प्रिट हो या जो भी हमारा बंदा है, मतलब टेस्टिंग के लिए आया है जो बंदा हमारे पास, उनकी हमने फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच करी हैं, उनके इतने जो उनका पैटर्न है वो मैच कर रहा है, उनके रिजेस पैटर्न मैच कर रहे हैं, ठीक है। हमने तो एक चीज़ को हमें काउंट करके प्रूफ करना होता है, विद एविडेंस हमें दिखाना होता है उस चीज़ पे ही हमारी जो भी एक फोरेंसिक साइंटिस्ट एक कंक्लूजन निकाले या ओपिनियंस दे, तो उन्हें उस ओपिनियंस के साथ में अपना एक एविडेंस रखना होता है कि हाँ हमने ये बात कही कि हाँ ये मैच हो रहा है, तो क्यों कहा हमने मैच, हमने दोनों सैम्पल्स को कंपेयर करके दिखाना है एंड उनके जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें प्रूव करने हैं कि हाँ ये ऐसे मैच हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल एथिक्स। वैसे और भी बहुत हैं बट बेसिक यही है एथिक्स में कि हमें जो अपनी मॉरल ड्यूटी है और मॉरल वैल्यूज़ है एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, हमें उन्हें मेंटेन रखना होता है। ओके, so this is all for today. Thank you everyone.